कैंसर क्यों बढ़ रहा है? कैंसर लगातार भारत में हर साल 15 लाख नए केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। इंडिया इज गोइंग टू बी सून कैंसर कैपिटल इन द वर्ल्ड। यूथ में भी कैंसर बढ़ रहा है। वेपिंग इज वेरी कॉमन इन यूथ, जो पीयर प्रेशर में आके स्टार्ट तो कर देते हैं, बट इट इज मोर डेंजरस देन स्मोकिंग इटसेल्फ, जो कि आगे जाके कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। प्रारंभिक क्या सिम्टम्स होते हैं? थकावट रहना, कहीं से भी ब्लीडिंग होना, आपको भूख नहीं लगना, पेट के अंदर दर्द रहना, किसी की फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री रही है तो आपके कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं रेक्स और हाजिर हूं जोधपुर पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड लेकर। और आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो है कैंसर। कैंसर का नाम सुनते ही नकारात्मकता ना केवल उस व्यक्ति के शरीर में बल्कि परिवार के हर इंसान के मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। क्या लक्षण होते हैं? क्या स्टैटिक्स हैं? क्यों लगातार कैंसर युवाओं में बढ़ रहा है? कौन कौन सी ऐसी चूक है जो हम हमारी लाइफस्टाइल में कर रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलने वाले हैं, तो इसलिए पॉडकास्ट को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आज के हमारी ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर अनु राजपुरोहित जी, जिन्होंने MBBS जोधपुर से किया, MD SMS हॉस्पिटल जयपुर से किया और DM ऑन्कोलॉजी आपने की टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से। कम उम्र में इतना अनुभव पाने के बाद आज कई मरीजों को कैंसर के इलाज में मदद कर रही हैं डॉक्टर अनु राजपुरोहित जी। अनु जी, आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच रेक्स जी, आज मुझे बुलाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने व्यूअर्स से हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ और कैंसर रिलेटेड जो उनके मिथ हैं वो हम मिटा पाएँ और अवेयरनेस पहुँचा पाएँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी स्टडीज़ कहाँ से हुई, कैसे आपने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने का सपना संजोया और इसे हासिल किया? बेसिकली मैं जोधपुर से ही हूँ। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई SNMC मेडिकल कॉलेज से ही की है। फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन की डिग्री SMS जयपुर से ली है और उसके बाद मैंने अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के फील्ड में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से की है। जब मैं अपनी मेडिसिन की पढ़ाई कर रही थी उसी टाइम के दौरान से ही कैंसर के केसेस साल ब साल बढ़ते जा रहे थे। इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे इस फील्ड में अपनी स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। कोई और भी फैमिली में भी डॉक्टर हैं? जी नहीं, आप पहली डॉक्टर हैं फैमिली में? जी। और कितना समय हो गया प्रैक्टिस करते हुए आपको? प्रैक्टिस करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो जाएंगे। दैट्स ग्रेट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। तो अनु जी, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि कैंसर क्या है? कैंसर को आज हम एक सरल भाषा में समझते हैं तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसकी यूनिट होती है कोशिका यानी सेल्स। अब ये सेल्स हर मिनट हर सेकंड डिवाइड होती रहती है, इसका विभाजन होता रहता है और ये पूरा प्रोसेस पूरा कंट्रोल रहता है। तो जब भी इस प्रोसेस में कुछ भी गड़बड़ी आ जाती है, कोई म्यूटेशन हो जाता है, तो ये सेल डिवीज़न है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये आपकी जो इम्यून चेक पॉइंट है उससे बच जाता है, इसको बोलते हैं इम्यून एस्केप मैकेनिज्म। पर ऐसा होता क्यों है? यानी इसको कोई ना कोई कांस्टेंट ट्रिगर मिलता जाता है। तो एक लाइन में कोट करना चाहूँगी कि कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग कांस्टेंट इरिटेशन, इन्फ्लामेशन या कोई इंजरी है तो वो आगे जाके कैंसर कर सकता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे जो लोग टोबैको खाते हैं वो कंटिन्यूसली खाते हैं, अपने मुंह में ही रखते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक साल में भी शायद कुछ ना हो, पर वो लॉन्ग टर्म में सालों साल जाके वहाँ की जो कोशिका है उसके विभाजन को जाके आगे अनकंट्रोलेबली बढ़ा दे, तो वो आगे जाके ट्यूमर में चेंज हो जाता है, जिसे हम कैंसर बोलते हैं। और वर्तमान में विश्व में कैंसर के क्या स्टैटिक्स हैं? अगर मैं डेटा की बात करूं तो भारत में हर साल 15 लाख नए केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री की अगर हम डेटा देखें जी, अगर 9 लोग एक साथ खड़े हैं तो उनमें से एक को अपनी पूरी लाइफ टाइम में कैंसर होने की रिस्क है। ये बहुत ही चौंकाने वाले डेटा है। ये डराने के लिए नहीं है, बट इंडिया इज़ गोइंग टू बी सून कैंसर कैपिटल इन द वर्ल्ड। ओह, तो ये तो बड़ा चिंताजनक है। जी हाँ, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, लेकिन हमें चिंता ना करके आज अवेयरनेस पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्यों बढ़ रहा है कैंसर लगातार? कैंसर बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। इसमें मुख्यतः है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसमें बहुत ही पोल्यूशन बढ़ गया है।
जो हम खाते हैं उसमें अडल्ट्रेशन हो गया है, यानी मिलावट हो गई है, पेस्टिसाइड्स की हो गई है। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसके अंदर हम आजकल प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कंटिन्यूस स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ओबेसिटी यानी वज़न का बढ़ना, एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि मोस्टली आजकल हम बैठे हुए काम करते हैं सुबह से शाम तक, हम अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं। तो फिज़िकल इनएक्टिविटी भी एक कारण बनता है आगे जाके कैंसर का। और भी मैं कारणों की बात करूं तो वो है कि आजकल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है कैंसर की रिस्क भी बढ़ती है। प्लस कुछ रिसेंट ईयर्स में आजकल जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए हैं एडवांस, तो आजकल रूरल तक यानी गांव तक भी ये सब सुविधाएं पहुंच गई है, तो नए नए केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। इसलिए भी हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर बढ़ गए हैं जो डिटेक्ट हो रहे हैं। ओके, और कैंसर के कुछ प्रकार भी होते हैं? जी हाँ, कैंसर के प्रकार भी होते हैं। मोटे तौर पे ये 2 प्रकार के होते हैं। एक रक्त संबंधी कैंसर्स यानी कि ब्लड मैलिग्नेंसिस, जैसे आपने सुना होगा ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमास। और दूसरे मैं बात करूं तो अंगों का कैंसर यानी सॉलिड मैलिग्नेंसी या सॉलिड कैंसर, जैसे लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर। अगर मैं लक्षणों की बात करूं तो प्रारंभिक क्या सिम्टम्स होते हैं जिसे देखकर हमें जांच करवानी चाहिए? जी, आपने बिल्कुल सही पूछा है कि प्रारंभिक लक्षणों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जितना ज़्यादा हम प्रारंभिक लक्षणों को समय पर पकड़ सकते हैं उतना ही हम अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे फटीग यानी थकावट रहना कांस्टेंट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस या फीवर का आना, कहीं से भी ब्लीडिंग होना, शरीर में कहीं पे भी आपको गिठान का महसूस होना जो कि पेनलेस होती है। इसके अलावा आपको भूख नहीं लगना, पेट के अंदर दर्द रहना, बॉवेल हैबिट्स का चेंज होना, मतलब कभी डायरिया हो रहा है यानी दस्त लग रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होना। सो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जिन्हें पकड़ना बहुत आवश्यक है। क्या आज के परिप्रेक्ष्य में भी कैंसर एक जानलेवा बीमारी है? जी नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में कैंसर अब जानलेवा नहीं रही है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। अगर हम इसे अर्ली स्टेज में पकड़ पाएँ तो जो आधुनिक हमारी टेक्निक्स हैं ट्रीटमेंट की, उसके द्वारा कैंसर को 100% क्योर किया जा सकता है। वो कैसे? वो इस तरह से कि पहली शर्त है कि इसे अर्ली स्टेज में पकड़ना है, एंड सेकंड आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर कीमोथेरेपी भी रहती है, न्यूअर टेक्निक्स लाइक टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपीज, एडवांस रोबोटिक सर्जरीज, रेडिएशन थेरेपी, प्रोटोन थेरेपी, इनके द्वारा हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं। अगर हम जोधपुर की बात करें तो क्या हमारे यहाँ पर अब वो तमाम सुविधाएं हैं जिन टेक्नोलॉजी या जिन इलाज के तरीक़ों के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। जोधपुर में भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आज से 5 से 10 साल पहले हम बात करते तो शायद नहीं थी, बट अब ये सब कुछ अवेलेबल है। और कैंसर में वैसे भी हम एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जिसे बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, या स्टडीज़ के ऊपर जो डेटा है उसी को फॉलो किया जाता है। तो चाहे हम जोधपुर में करें, मुंबई में करें या यूके या यूएसए में करें, ट्रीटमेंट तो सेम ही रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अर्ली डिटेक्शन, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यस, अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। यस, और वेस्टर्न राजस्थान की मैं बात करूं और 5 साल के आपके अनुभव की बात करूं तो कौन से कैंसर्स के ज़्यादा पेशेंट आपको हमारे इस मारवाड़ या वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलते हैं? जी, इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहती हूँ। पहले मैं बात करूँगी पुरुषों की। जी, चूँकि हमारे वेस्टर्न बेल्ट में टोबैको का बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो उनके अंदर हेड एंड नेक कैंसर यानी मुख का कैंसर, जैसे मुंह के अंदर का कैंसर, गले का कैंसर, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर। इसके बाद में जो आते हैं वो है प्रोस्टेट कैंसर, जो कि आजकल काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा पेट की आंतों का कैंसर लाइक कोलन कैंसर। महिलाओं की हम बात करें तो महिलाओं में पहले के टाइम में मोस्ट कॉमन कैंसर होता था सर्वाइकल कैंसर, यानी बच्चेदानी के जो निचला हिस्सा है उसके मुख का कैंसर। लेकिन अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में ब्रेस्ट कैंसर मुख्य कैंसर बनते जा रहा है, फॉलोड बाय ओवेरी का कैंसर एंड कोलन कैंसर। कई बार तो ऐसा होता है कि सिम्टम नज़र आ जाते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि सिम्टम्स नज़र नहीं आते और धीरे धीरे स्टेज बढ़ती जाती है। तो स्क्रीनिंग की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपकी क्या सलाह है पुरुषों को और महिलाओं को कि कब कब उन्हें स्क्रीनिंग करवानी चाहिए? स्क्रीनिंग आपने बिल्कुल सही बोला रेक्स जी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
टर्म मैं बोलूँगी ऑन्कोलॉजी के अंदर, कैंसर के डिटेक्शन के अंदर में, स्क्रीनिंग का नॉर्मल मीनिंग है कि जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उसके अंदर एक रेगुलर इंटरवल पे साल में या 2 साल में कुछ ऐसे टेस्ट किए जाएं जिससे लक्षण नहीं होने के बावजूद भी हम टेस्ट से कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ पाएं। उसे स्क्रीनिंग कहा जाता है जी। और वो कब कब होनी चाहिए? इसको अगेन मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगी। महिलाओं की हम अगर बात करें तो 25 की उम्र के बाद में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग चालू कर देनी चाहिए जो पैप स्मीयर से की जाती है। उसके बाद 35 टू 40 ईयर्स के बाद में साल में एक बार मैमोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए, जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड में भी कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जिसकी मदद से हम बाकी के जो कैंसर्स मैंने बताए थे, जैसे ओवेरियन कैंसर, कोलन कैंसर यानी पेट की आंत का कैंसर, वो पकड़ सकते हैं। पुरुषों की अगर मैं बात करती हूँ तो जिन लोगों के अंदर टोबैको का एडिक्शन है, सिगरेट की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, उनके अंदर हेड एंड नेक कैंसर यानी मुख के कैंसर का हमें स्क्रीनिंग करना चाहिए, जो कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन द्वारा डॉक्टर द्वारा की जाती है क्लिनिक्स के अंदर। अगर हम लंग कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर की बात करें तो साल में या 2 साल में एक बार सीटी स्कैन द्वारा इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर को हम ट्यूमर मार्कर, जिसे PSA कहते हैं, उसके द्वारा पकड़ा जा सकता है। अभी हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं अनु जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जो है उन तीनों में क्या अंतर है? ओके, सो जो कीमोथेरेपी है वो एक प्रकार की दवाई है यानी मेडिसिन ही है, जो मोस्टली इंजेक्शन के रूप में आपकी लाइन के अंदर दी जाती है, वेन्स के अंदर दी जाती है। जैसे आपने पेशेंट को ड्रिप लगते हुए देखा होगा, उसी प्रकार से दी जाती है और ये पूरे शरीर के अंदर जाती है, इसलिए कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है और ये नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करती है, इसलिए साइड इफ़ेक्ट इसके ज़्यादा आते हैं। ओके। अगर मैं बात करूँ इम्यूनोथेरेपी की, तो ये भी इंजेक्शन द्वारा आपकी वेन्स के अंदर ही यानी लाइन के अंदर ही दी जाती है। ये भी जाती तो पूरे शरीर में है, बट इसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये आप ही के बॉडी की इम्यूनिटी को यूज़ करके कैंसर की सेल को डिस्ट्रॉय करता है। अगर मैं बात करूँ रेडिएशन थेरेपी की, तो रेडिएशन थेरेपी मशीन द्वारा दी जाती है, जिससे किरणें निकलती यानी रेज निकलती है। वो रेज डायरेक्टली जाके कैंसर की सेल को डिस्ट्रॉय करती है, तो वो पूरे शरीर में ना जाके पर्टिकुलरली जिस ऑर्गन को या जिस ट्यूमर को हम दे रहे हैं वहीं तक पहुंचती है। जेनेटिक होता है क्या कैंसर? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल होता है जेनेटिक कैंसर यानी आनुवांशिक, यानी किसी की फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री रही है, चाहे वो आपके पिताजी की साइड हो या माताजी की साइड में हो, दादाजी, नाना जी, नानी जी, तो आपके कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। इसीलिए आजकल हम कैंसर की जो हिस्ट्री है लेके जेनेटिक काउंसलिंग भी करते हैं, प्लस वो म्यूटेशन को भी डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो आपके परिवार में चलते आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ तो आने वाली पीढ़ी को हम स्क्रीनिंग से सेफली बचा सकते हैं। दैट्स ग्रेट। मिथ की मैं बात करूं, कई सारी धारणाएं जो हैं कैंसर को लेकर हमेशा सुनने में आती है। जैसे कि एक बड़ा कॉमन है कि कोई भी गांठ जो है उसे छेड़िएगा मत, नहीं तो कैंसर बिगड़ जाएगा और बहुत परेशानी होगी। ऐसे और भी कई सारे मिथ आप तक पहुंचते होंगे, इनके बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं, कितनी सच्चाइयां हैं इन धारणाओं और मिथ के अंदर। कैंसर से रिलेटेड बहुत सारी मिथ है, आपने बिल्कुल सही कहा। बायोप्सी की मैं बात करूं, हर दिन ओपीडी में मुझे ये फेस करना पड़ता है कि डॉक्टर साहब इस गांठ को हम छिड़वाएं या नहीं, कहीं हमारे बायोप्सी लेने से कैंसर छिड़ तो नहीं जाएगा, कहीं वो फैल तो नहीं जाएगा। तो आज मैं बोलना चाहती हूँ कि इस धारणा को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बायोप्सी किए हम डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं और कौन सा एग्जैक्ट ट्रीटमेंट आपको देना है हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बायोप्सी का होना बेहद आवश्यक है। और कौन कौन से मिथ जनरली आप तक पहुंचते हैं? दूसरा, मुझे आजकल कॉमनली सुनने को मिलता है कि क्या डॉक्टर साहब ये शुगर खाने से कैंसर हो जाता है क्या? तो इसको भी मैं, इस मिथ को भी हटाना चाहूँगी कि अगर देखो शुगर क्या है, आखिर कार्बोहाइड्रेट है। आपकी बॉडी की जितनी डिमांड है उतना तो आपको कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। तो आपने लिमिट में खाया तो कुछ नहीं होएगा, बट आपने एक्सेस में खा ली तो ये एक्सेस शुगर क्या करती है, बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन करती है। वही इन्फ्लेमेशन आगे जाके कैंसर को प्रमोट कर सकता है, इससे रिस्क बढ़ सकती है, बट देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन इन बिटवीन। हाँ, जैसे कि शुगर और बीपी जो है, वैसे ही कई सारी बीमारियों में कारक बन ही जाते हैं, तो वो एक
अलग से कनेक्शन जैसा आपने जिक्र किया वैसे बन बिल्कुल। सकता है, संभावनाएं वैसी भी रहती हैं। बिल्कुल। बात करें अगर हम मोबाइल फ़ोन की, जिसका इस्तेमाल इन दिनों बहुत बढ़ गया है, जी। क्या उससे भी इस तरह की कोई तकलीफ होने की संभावनाएं रहती हैं? अगर मैं मोबाइल और कैंसर के रिस्क की बात करूं तो ऐसा कोई भी स्टडी नहीं है जो ये बोलता है कि इसके रिस्क बढ़ जाती है। बट हाँ, ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना तो अच्छा नहीं है, वैसे भी हानिकारक रहता है। वैसे भी हानिकारक है। क्या आपकी एडवाइस रहेगी महिलाओं को जिससे कि वो इस पर्टिकुलर तकलीफ से बचें, या सिम्टम नज़र आए तो कैसे वो ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ें, क्या कंसल्ट करें? जी रेक्स जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ब्रेस्ट कैंसर, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक है। आजकल 35-40 की उम्र के बाद में ही हमें स्क्रीनिंग चालू कर देनी चाहिए। महिलाओं को मैं कुछ सिम्टम्स बताती हूँ, उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे ब्रेस्ट में आपको किसी भी प्रकार की गांठ हो जो कि लंबे समय से है, जा नहीं रही है। दूसरा, कि आपको कोई भी स्किन में चेंजेस दिख रहे हैं, रेडनेस आ रही है। तीसरा, निपल के अंदर से कोई भी सिक्रेशंस आ रहे हैं, या दोनों ब्रेस्ट के आकार में परिवर्तन हो गया है, तो इन सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और जैसे भी वो टेस्ट बताते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। अब तक जैसे आपने अपनी जर्नी में जितने ट्रीटमेंट्स दिए हैं, कोई ऐसा सक्सेस स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे जिसमें सही समय पर डिटेक्शन हुआ, इलाज हुआ और कैंसर से उन्हें मुक्ति मिली या कैंसर का खात्मा हुआ? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, पर मैं एक इंटरेस्टिंग कोट करना चाहूँगी। तो एक लेडी थी हमारे पास में जो रूरल विलेज से आती थी। चूँकि आपको पता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उसी के ब्रेस्ट में भी एक गिठान थी। उसने शुरुआत में इग्नोर किया, उन्होंने अल्टरनेटिव मेडिसिन भी ली अपने गांव में कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस तरह से 1.5 साल निकल गया उनका। गांठ बढ़ती गई, उसने लेडी ने बताया नहीं, पर जब वो हमारे पास आई थी वो एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी थी। बट चूँकि उनका जो ब्रेस्ट कैंसर था वो एक म्यूटेशन की वजह से हुआ था, तो हमने टारगेटेड थेरेपी को यूज़ किया अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड फाइनली सर्जरी। इससे वो लेडी आज क्योर भी हो गई है और वो पूरी तरीके से ठीक और स्वस्थ है। उसी लेडी ने अपने गांव में जाके सारी महिलाओं को फिर से अवेयर किया है। अब उस वजह से बाकी महिलाएं भी अवेयर हो पाई है। नहीं, नो डाउट, अवेयरनेस का तो बहुत बड़ा रोल है। और अक्सर हम इस तरह की स्टोरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये बात तो कहीं ना कहीं अब हम कह सकते हैं कि कैंसर जानलेवा नहीं है। अगर सही समय पर आपने लक्षणों को पहचान लिया और प्रारंभिक अवस्था में आपने ट्रीटमेंट ले लिया, सही सलाह ले ली, तो निश्चित रूप से कैंसर को हम हरा सकते हैं। बात करें हम एक और मिथ के बारे में, जिसमें ये कहा जाता है कि कैंसर का इलाज होने के बाद में भी कैंसर हो जाता है। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है ये बात कि अगर हम कैंसर को पूरा क्योर भी कर लेते हैं तब भी उसके वापस आने की रिस्क बनी रहती है। इसीलिए जब भी कैंसर का पेशेंट ठीक हो जाता है, हम उसे रेगुलर इंटरवल पर आकर चेकअप करने को बोलते हैं, जिसको हम फॉलोअप बोलते हैं, जो शुरुआत में एवरी 3 मंथली यानी 3 महीने का रहता है, जो बाद में 6 महीने हो जाता है, फिर साल भर हो जाता है। कोई भी कैंसर आगे के 2 या 3 साल तक नहीं आया है, फिर उसके वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं, बट 0 नहीं हो पाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ट्रीटमेंट दिया गया है, जो फॉलोअप के लिए कहा गया है, उस पर हम अडिग रहें, समय पर अपनी जांच कराते रहें। यूथ में भी कैंसर बढ़ रहा है? जी बिल्कुल बढ़ रहा है। यूथ को भी अवेयर होने की उतनी ही ज़रूरत है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनकी, जैसे हमने बात करी, लाइफस्टाइल चेंजेस हो चुके हैं। दूसरा, एडिक्शन बढ़ चुके हैं। वेपिंग इज़ वेरी कॉमन इन यूथ, जो पीयर प्रेशर में आके स्टार्ट तो कर देते हैं, बट इट इज़ मोर डेंजरस देन स्मोकिंग इटसेल्फ, जो कि आगे जाके कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। तो यूथ को भी उतना ही अवेयर होने की ज़रूरत है ताकि वो अपने बाकी के फैमिली मेम्बर्स को भी अवेयर कर सकें। सोशल मीडिया पे भी इन दिनों कई सारी इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो रही है। अब AI का ज़माना आ गया है, लोग सवाल पूछते हैं, जवाब मिल जाता है। तो क्या इसमें भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन घूमती है? आपको लगता है ऐसा? ये आपने बिल्कुल सही पूछा है रेक्स जी। सोशल मीडिया पे हर दूसरी तीसरी रील में हमें यही देखने को मिलता है कि आप ये कर लीजिए जिससे आपकी कैंसर की रिस्क कम हो जाएगी, आप ये काढ़ा पी लीजिए कैंसर की रिस्क कम हो जाएगी, मेन ट्रीटमेंट को छोड़ के आप ये यूज़ कीजिए पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी सारी रील्स को हमें ध्यान से नहीं सुनना है। कोई भी चीज़ हम फॉलो करते हैं उसके पीछे के एविडेंस, स्टडीज़ को जानने की बेहद ज़रूरी है। और जो भी क्लेम करता है कि नहीं हम कैंसर को 100% ठीक कर देंगे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट से, आप अपना मेन इलाज बंद कर दीजिए, तो ऐसा नहीं सुनना है। हाँ, आप कभी कभी मेन इलाज के साथ में कुछ मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ले सकते हैं जो आपके ओवरऑल वेलबींग को ठीक कर सकती है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकती है, कीमो रिलेटेड साइड इफेक्ट को थोड़ा सप्रेस कर सकती है।
तो ये आप फॉलो कर सकते हो, बट टोटली उन पर रिलाई रहना तो उचित नहीं है। अक्सर कैंसर की बीमारी के लिए ये भी कहा जाता है कि जिसको कैंसर होता है वो तो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से परेशान होता ही है, पर उसके परिवार के लोगों को भी कहीं ना कहीं मेंटली बहुत स्ट्रेस और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो एज एन ए डॉक्टर जब आप प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसे पेशेंट्स को, तो क्या आप उनकी फैमिली की भी काउंसलिंग करते हैं? जी, तो अब तक हमने बात करी कि कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, बट बाकी के एस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मेंटल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट। तो एक डॉक्टर का काम सिर्फ मेडिसिन लिखना नहीं है, पेशेंट की काउंसलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, फैमिली की काउंसलिंग वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर में 3 चीज़ें काम करती है ठीक होने के लिए। एक तो सही इलाज और डॉक्टर, दूसरा पेशेंट का विल पावर कितना स्ट्रांग है, वो कितना पॉजिटिव है, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उसके साथ वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स है, उनका इमोशनल सपोर्ट कितना है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो हमारा पेशेंट के ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यानी दवा नहीं, बाकी की सारी अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इलाज के मद्देनज़र। बिल्कुल करती है। तंबाकू या अल्कोहल का सेवन भी लोगों को पता होता है, जबकि उस पर लिखा हुआ भी होता है कि ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और यही कारण है कि लगातार ओरल कैंसर के मामले भी पुरुषों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जी, उनको आपकी क्या सलाह है? मेरी सलाह यही है कि जिस चीज़ की वजह से, तंबाकू की वजह से, अल्कोहल की वजह से डायरेक्ट जब रिस्क है आपको कैंसर होने की, तो उसे आप बिल्कुल यूज़ ना करें। शुरुआत में हो सकता है कि आपको उसे छोड़ने में तकलीफ़ आए, तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत लें, उनसे मिलें कि किस तरह से आप डी एडिक्शन के द्वारा इससे मुक्त हो सकते हैं। जब भी आप स्मोकिंग का डब्बा देखें, उसके ऊपर एक फ़ोटोग्राफ ज़रूर रहेगी जो एक कैंसर पेशेंट की रहेगी, उसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए कि वो कितना तकलीफ में, कितना दर्द में। शायद वो देखने के बाद में पेशेंट कभी भी स्मोकिंग नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। तो अब तक हमने प्रकार की बात की, इलाज के तरीकों की बात की, बेसिक हाइजीन के बारे में हमने बात की। अब हम इलाज के बारे में बात करते हैं कि क्या कैंसर का इलाज महंगा है? कैंसर का इलाज महंगा है, बट ऐसा नहीं कि इसको सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं राजस्थान की बात करूँ, लेट्स से जोधपुर की ही बात करती हूँ, तो काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसके अंदर कैंसर का ट्रीटमेंट कवर है। इवन टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपी भी कवर होती है। हाँ, ट्रीटमेंट महंगा है, बट वो अप्रोचेबल ज़रूर है सबके लिए, तो इलाज तो संभव है। यानी आप कहना चाहते हैं कि इंश्योरेंस अगर होगा तो आपको और आराम मिलेगा? जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहूँगी, स्पेशली जो अपने यंग व्यूअर्स हैं, कि आप सब जगह इन्वेस्ट करते हो बट अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हो। तो अपने हेल्थ इंश्योरेंस को भी लेना बहुत ज़रूरी। आपको इसकी ज़रूरत कब पड़ जाए नहीं मालूम। अगर आपको कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास रहेगा तो कैंसर का पूरा इलाज उसमें कवर हो जाता है। अक्सर ये भी सुनने में आता है मैम कि कीमोथेरेपी करवाएंगे तो बाल जो हैं वो उड़ जाएंगे, झड़ जाएंगे। इसके चलते हुए भी कई सारे पेशेंट जो है कीमोथेरेपी को ऑप्ट नहीं करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कीमोथेरेपी से बाल तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ बाल चले जाएंगे इस भय से कीमो को नहीं रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ गए हेयर के, जो नेचुरल हेयर है, ह्यूमन हेयर, उसके बहुत ही अच्छे विग्स आ गए हैं जो कि सेफली यूज़ किए जा सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो काफ़ी एक्ट्रेसेस है, फेमस एक्ट्रेसेस लाइक मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, हिना खान, जिनको अभी रिसेंटली डायग्नोस हुआ था ब्रेस्ट कैंसर। तो उन्होंने अपनी जर्नी के अंदर इन सबको यूज़ किया है और उन्होंने प्रमोट भी किया है इसके अवेयरनेस के लिए। इसलिए सिर्फ कि बाल चले जाएंगे और मैं अच्छी नहीं लगूंगी, तो इस चीज़ को हमें हटाने की ज़रूरत है। आपके ट्रीटमेंट में ये बाधा नहीं बननी चाहिए। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर प्रश्न क्या होते हैं आपके पेशेंट्स जो आपको दिखाने के लिए आते हैं? तो ज़्यादातर पेशेंट यही पूछते हैं कि चलो हमने ट्रीटमेंट तो डिसाइड कर लिया, हम स्टार्ट करते हैं, पर हमें डाइट कैसी रखनी चाहिए? क्या मैं काम पे जा सकता हूँ या सकती हूँ? क्या मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ? मुझे कैंसर है, कहीं मेरी फैमिली को मुझे छूने से तो कैंसर नहीं हो जाएगा? क्या मुझे अपने आप को आइसोलेट रखने की ज़रूरत है? एक ही कमरे में रहना चाहिए क्या? ये कॉमन क्वेश्चंस है जो मुझे पूछे जाते हैं अक्सर। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसके रोकथाम के लिए आप हमारे व्यूवर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या सावधानी रखें जिससे कि कैंसर से बचा जा सके? कैंसर ना हो इसलिए कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है गुड लाइफस्टाइल, अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, जिसके अंदर एक अच्छी डाइट का भी रोल है, बैलेंस्ड होनी चाहिए, अनप्रोसेस्ड खाना होना चाहिए, कोई भी प्रोसेस फूड ना ले, स्पेशली जो पैकेज्ड है, जो मार्केट में अवेलेबल है और वो कोई भी बंद पैकेज में आ रही है, उसे अवॉइड कीजिए।
इसके अलावा जो हमारी हैबिट्स है लाइक स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल हुआ, उसे तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। कोशिश कीजिए कि आप कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी कर सकें, अपना एक हेल्दी वेट मैनेज कर सकें, ओबेसिटी की तरफ ना जाएं, अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए और एक अच्छी क्वालिटी स्लीप की तरफ बढ़ें। ये सब करने चाहिए। नींद भी बहुत ज़रूरी है। नींद बहुत ज़रूरी है। तो ये हैं डॉक्टर अनु राजपुरोहित, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और पिछले 5 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैंसर के कई सवाल मैंने मैम से जानने की कोशिश की आज के पॉडकास्ट में। आपको हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये इन्फॉर्मेशन जो मैम ने आज शेयर की हैं इसे आप भी अपने आसपास शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जो इस तरह के सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हैं वो सही समय पर स्क्रीनिंग करा सकें, जांच करा सकें, सही इलाज के साथ इस कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से मुक्ति पा सकें। और अगर आपको भी और कंसल्ट करना है डॉक्टर अनु राजपुरोहित जी से, तो वो कैसे कर सकते हैं मैम? थैंक यू रेक्स जी। सबसे पहले तो कि आज हमने सारे कॉमन प्रश्न को सॉल्व किया, किस तरह से हम अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किया। किसी को भी मुझसे संपर्क करना है या कोई भी प्रकार की सलाह लेनी है तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क या कॉल कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप भी कॉल करके डॉक्टर अनु राजपुरोहित जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और कैंसर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो वो आप इनसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमारे स्टूडियो आने के लिए और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच।